हेलो एवरीवन। तो हम पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम जो पॉलिटी सीरीज चला रहे थे सीयूईटी के लिए, सीयूईटी के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको टारगेट करते हुए जो हम यहाँ पढ़ रहे थे पॉलिटी पॉलिटी में जो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम आपके लिए लाए हैं उसका पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें आते हैं आपके फंडामेंटल राइट। बेटा अभी तक हमने क्या देखा था? हमने पीरियम्बल देखा था, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखा था जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड चीजें थी। तो इतना सब कुछ बेटा हम कर चुके हैं, है ना। और जिसने ये चीजें नहीं पढ़ी है ना, एक बार मेरे बोलने से आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उन वीडियोस को प्ले करके देखो। अगर आपको पसंद आता है तो बेटा लाइक करना, अगर आपको पसंद नहीं आता है आप कमेंट करके जाना कि सर पसंद नहीं आया, ये चीजें आप चेंज करो। वो चीजें सारे आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, वो चीजें अपडेट होंगी। बट अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करोगे और शेयर करोगे। चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना बेटा शेयर करना, है ना। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर रहे थे सर? हम है ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ लिया था? पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे सर? हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। सर पार्ट 3 में क्या आता है? पार्ट 3 में आते हैं सर फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे ना बेटा, आप सीयूईटी की तैयारी नहीं कर रहे, आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे बेटा, फिर भी आपको फंडामेंटल राइट तो पता होने चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको मालूम पड़ेगा? जब आपको आपके राइट्स मालूम पड़ेंगे, कि आपको मालूम पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको क्या राइट्स दे रखे हैं, क्या आपको अथॉरिटीज दे रखी हैं, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेगी, तो वो चीजें समझना जरूरी है ना बेटा। तो वो सारी चीजें जो हम है ना इसमें पढ़ेंगे। और इस फंडामेंटल राइट के 2 वीडियोस आएंगे। पहले हम पार्ट 1 में कुछ वीडियोस देखेंगे, फिर हम एक और अगला वीडियो लाएंगे, उसमें हम बाकी सारे राइट्स देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आपका शुरू करते हैं। अब शुरू हम क्या कर रहे हैं सर? सर हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या आते हैं सर? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पूछा जाए किस में आते हैं सर? फंडामेंटल राइट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। सर पूछा जाए फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 में कहां से लेके कहां तक आर्टिकल आते हैं? सर आर्टिकल आता है आपका 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है वो डील करते हैं सर किससे? फंडामेंटल राइट से, है ना। आपके फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से डील करता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। पूछा जाए सर ये जो फंडामेंटल राइट है ना, जैसे आपने बताया था सिटीजनशिप, हमने कहीं से सोर्स था उसका, हमने किसी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, वहां से हमने देखा था कि सिटीजनशिप की कंडीशन कहाँ पे अच्छी हैं जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सोर्स क्या था सिटीजनशिप का? आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आपसे पूछा जाए ना बेटा फंडामेंटल राइट का क्या सोर्स है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो बहुत ढंग से याद रखना। यहाँ पे क्या होगा आपका 1215 1216 में क्या होगा? ब्रिटेन जो था ना, ब्रिटेन ब्रिटेन में एक किंग हुआ करते थे। ब्रिटेन के किंग थे किंग जॉन, किंग जॉन। और किंग जॉन जो थे ना, किंग जॉन के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट आया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था सर? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था सर? मैग्ना कार्टा। और वो जो मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट था ना बेटा, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था जो किससे रिलेटेड था? आपका फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, है ना। तो आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात जो है वो कहाँ हुई, तो आंसर क्या है सर? ब्रिटेन में हुई थी। सर कब हुई थी बात? यहाँ पे देखा जाए कब हुई थी आपका 1215 1216 में किंग जॉन हुआ करते थे, उनके टाइम पे बात हुई थी आपकी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सर कहाँ लिखे हुए थे फंडामेंटल राइट? कि एक डॉक्यूमेंट आया था मैग्ना कार्टा। सर मैग्ना कार्टा करके एक डॉक्यूमेंट था, उसमें पहली बार फंडामेंटल राइट की बात हुई थी। ये चीज समझ में आई ना। चलो अब यहां तो पहली बार दुनिया में फंडामेंटल राइट की बात हुई, लेकिन हमने जो फंडामेंटल राइट लिए हैं वो कहां से लिए? हमने लिए आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। हमारे फंडामेंटल राइट का सोर्स जो है, आपसे पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं,
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमने वहां से फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट किया, या हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या किसी कंट्री, किसी और कंट्री के फंडामेंटल राइट से भी रिलेट करते हैं। तो सबका आंसर क्या होगा सर? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या है आपका? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें था बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, है ना। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? पूछा जाए कि इंडिया ने फंडामेंटल कहां से लिए, है ना, इंडियन फंडामेंटल राइट जो हैं वो कहां से इंस्पायर हैं? सर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर यूएसए के बिल ऑफ राइट से इंस्पायर्ड है इंडिया में फंडामेंटल राइट्स। ये चीज समझ में आई ना? तो ये हो गया सोर्स। सर दुनिया में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात कहां हुई? ब्रिटेन में हुई। कौन से डॉक्यूमेंट में? मैग्ना कार्टा में। ठीक है, तो पहला रिटन डॉक्यूमेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैग्ना कार्टा। हमने कहां से लिए? हमने बिल ऑफ राइट से लिए, अमेरिका से। ठीक है, यहां तक समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, या तो ये नोट्स में लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब फंडामेंटल राइट में सर कहाँ से कहाँ तक आता है? हमने देखा था सर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो आता है ना, वो फंडामेंटल राइट में आता है। सर ये और बताओ, आपने ये तो नहीं बताया हमारे कितना फंडामेंटल राइट है ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट मिले हैं। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एनेक्ट हुआ था, तब आपके पास थे 7 फंडामेंटल राइट, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एनेक्ट हुआ था तब हमारे पास कितने थे? सर 7 फंडामेंटल राइट थे। सर पूछा जाए करंट में कितने हैं, तो सर करंट में है आपके पास 6 फंडामेंटल राइट। सर एक राइट कम क्यों हो गया? कहाँ कम हुआ, है ना, और कब कम हुआ? तो सर वो एक राइट जो है ना, वो 1978 में आपका कम हो गया था। ठीक है, 1978 में सर फंडामेंटल राइट कम क्यों हो गया था? सर आपको राइट, एक राइट टू प्रॉपर्टी होता था, वो आपसे जो है वो रिपील कर दिया गया था, वो आपसे छीन लिया गया था, जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट जो है वो बचे थे आपके 6। तो पूछा जाए जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ, एनेक्ट हुआ, तब आपके पास कितने फंडामेंटल राइट थे? सर 7 थे। और अभी पूछा जाए कितने फंडामेंटल राइट हैं? अभी आपके पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, है ना। मैं एक बार बता देता हूं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी। मैं यहां पे देखो लिख भी देता हूं, पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी होता है। दूसरा क्या है आपका? राइट टू फ्रीडम। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। तीसरा फंडामेंटल राइट क्या है? तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला फंडामेंटल राइट क्या है सर? चौथा फंडामेंटल राइट, चौथा है रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। अगला फंडामेंटल राइट क्या है सर? अगला है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और अगला या लास्ट जो छठा फंडामेंटल राइट है वो क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट अभी आपको मिलते हैं। सर एक राइट रिपील कौन सा हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये समझ में आया कि पहले 7 थे, एक कम कौन सा हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी। अभी कौन से हैं सर? ये वाले 6 फंडामेंटल राइट अभी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो हम यही चीजें जो है ना वो बस थोड़ा सा डिटेल में देखते जाएंगे और आर्टिकल हम समझते जाएंगे। तो आर्टिकल समझते जाएंगे, कौन से फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, वो सारी चीजें हम देखते जाएंगे, है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ये इजी से हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे ही, आप पे डिपेंड करता है, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, चलिए अब चीजें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आर्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 3 में, पार्ट 3 जो है आपका, एक मिनट, पार्ट 3 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 में आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल आते हैं सर आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, तो आर्टिकल वाइज देखते हैं। पहले हम देखते हैं आपका आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है सर? फंडामेंटल राइट हमें देगा कौन? हम किसके पास बोलेंगे कि सर हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे? तो सर फंडामेंटल राइट देने की अथॉरिटी या फंडामेंटल राइट देने की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास है? वो है स्टेट के पास।
स्टेट का मतलब बेटा कंट्री से है, यहाँ पे पॉलिटी में स्टेट और कंट्री जो है ना आपका सिमिलर ही होते हैं। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री, कंट्री मतलब इंडिया, इंडिया है ना। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है, किस चीज को मैं स्टेट बोलूंगा, किस चीज को मैं स्टेट नहीं बोलूंगा, ये डिफाइन किस में किया गया है सर, ये डिफाइन किया गया है आपके आर्टिकल 12 में, है ना। तो आर्टिकल 12 किससे डील करता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आसान भाषा में। वैसे आपका ये देखना चाहो तो एक बार पढ़ लेना, स्लाइड्स को बेटा पढ़ते जरूर जाया करो, है ना, चीजें आपको आसान रहेंगी। बाकी मैं आपको समझाता हूँ, वो चीज एक अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है, स्टेट की डेफिनेशन में आता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्योंकि गवर्नमेंट वहीं से आती है। स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है सर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना, वो सब भी किस में आएंगे, स्टेट्स की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। चलो अब अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 13, है ना। आर्टिकल 13 में क्या है बेटा, जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशियल रिव्यू, है ना। बस वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जुडिशियल मतलब जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं। रिव्यू, रिव्यू, तो जब जुडिशरी रिव्यू करेगी, दोबारा देखेगी, तो यहां पे जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होती, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर किस पे होगी, सुप्रीम कोर्ट पे। अब समझते हैं जुडिशरी क्या रिव्यू करेगी। देखो यहां पार्लियामेंट जो होती है ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। कोई भी अगर लॉ बनाना है ना, तो कौन बनाएगा, आपका पार्लियामेंट। एनआरसी आया, कौन लाया, पार्लियामेंट लाएगी। सीएए, सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा, कौन करेगा, पार्लियामेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट होगा, सिटीजनशिप एक्ट जो है कौन लाएगा, पार्लियामेंट। फार्म्स लॉ, मतलब कोई भी होगा आपका, जितने भी आपके लॉ बनाए जाएंगे, वो लॉ बनाने की अथॉरिटी किसकी होती है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा। अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाता है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, जिसकी वजह से, पार्लियामेंट के किसी लॉ की वजह से अगर आपके फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा, किसकी वजह से नहीं मिल रहा, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ की वजह से, तो आपकी पावर दे रखी है किसके, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को या तो पार्शियली आपका डिसॉल्व कर देगा या कंप्लीटली कर देगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस लॉ को या तो पार्शियली नलिफाइड करेगा, पार्शियली सस्पेंड करेगा, या फिर वो लॉ आपका पूरा ही सस्पेंशन की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कंप्लीटली भी सस्पेंड कर सकता है। ये पावर आपको किस में दे रखी है, आपको आर्टिकल 13 में, है ना। तो यहां तक दो आए, आपका डेफिनेशन दे दी स्टेट की जो हमें फंडामेंटल राइट देंगे, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को छीनेगा, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी कि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को खत्म कर सकता है, अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है। आपको कोई पिटीशन विटीशन की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा वो अपनी मर्जी से उस पर एक्शन ले सकता है। उसे क्या बोलते हैं, आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। चलो अब आपके पहले फंडामेंटल राइट पे जाते हैं बेटा। पहला फंडामेंटल राइट क्या था, राइट टू इक्वालिटी, है ना। हमने देखा था ना पहला फंडामेंटल राइट क्या है, इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी, देखो ये देख रहे हैं ना आपको, है ना, मेल फीमेल को आपको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, बोल रहे हैं ना, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल है, और दोनों जो है वो आपका एक बैलेंस पे रखे हुए हैं, है ना। तो दोनों को ही आपका इक्वली ट्रीट किया जाएगा, यही कंसेप्ट आपका राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है ना, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जो है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है वो आपका डील करते हैं राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सर आर्टिकल 14 किस में आता है, सर राइट टू इक्वालिटी में आता है। 15 किस में आता है, राइट टू इक्वालिटी। 16 राइट टू इक्वालिटी। 17 राइट टू इक्वालिटी। 18 राइट टू इक्वालिटी। मतलब ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये पांचों आर्टिकल में जो चीजें बोली गई हैं वो किससे रिलेटेड है, आपका राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड, है ना। हम लोग किसी को भी इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, वो किस में बोला गया, राइट टू इक्वालिटी में। तो चलो आर्टिकल वाइज देखते जाते हैं। पहले देखते हैं आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 देखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। आप इंडिया में हो, आप इंडिया में बहुत अमीर आदमी हो और इंडिया में आप एक बहुत गरीब आदमी हो, क्या लॉ आपके लिए चेंज होगा, नहीं सर। इंडिया में लॉ जो है वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है।
इंडिया में अगर आप देखो, आप जो है वो किसी मान लो आप कौन वो बोले हम इंडिया में आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, और गवर्नमेंट ऑफिसर में आप ग्रुप ए ऑफिसर हो, और एक आपका ग्रुप डी ऑफिसर है या ग्रुप डी में आपका एम्प्लॉय है, तो उनके लिए भी लॉ जो होगा वो सेम होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ एवरीवन इज इक्वल। ये क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ इक्वालिटी। चीज़ें समझ में आई है ना, थोड़ा सा ढंग से है, और बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, कि इंडिया में अगर वोटिंग राइट दे रखे हैं तो सभी को दे रखे हैं, सबकी वोटिंग वैल्यू बराबर ही है ना, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, आपकी वोटिंग वैल्यू बराबर है। अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया तो आपको फाइन लगेगा, अगर किसी अमीर आदमी ने किया तो उसे फाइन लगेगा, किसी गरीब आदमी ने किया तो उसे फाइन लगेगा। मतलब जो भी ट्रैफिक सिग्नल आपका क्रॉस कर रहा है इलीगल तरीके से, तो फाइन जो होगा वो सबके लिए इक्वल होगा। तो ये क्या होता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ आप सभी लोग जो है वो इक्वल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ था, बाद में इसमें एक टर्म और ऐड हो गया था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, हम लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे क्या, है ना। अभी तो हम बोल रहे थे आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, पहले तो ये याद रखना कि ये यूएस का कंसेप्ट है, हमने यूएस से लिया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस कंसेप्ट को बहुत थोड़ा सा समझेंगे। आपने देखा होगा अगर आप 18 से बिलो अगर कोई पर्सन क्राइम करता है, अगर कोई चाइल्ड है जो बिलो 18 है, और अगर वो कोई क्राइम करता है, तो क्या उसे सेम पनिशमेंट मिलेगी जो अबव 18 को मिलती है ना। जो हम बोलते हैं फुल एज, या जो हम अडल्ट बोलते हैं, कि अगर कोई अडल्ट कोई क्राइम करता है और एक बिलो 18 क्राइम करता है, तो क्या सर सेम पनिशमेंट मिलती है? नहीं सर, है ना, वहां पे पनिशमेंट जो होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। हम मानते हैं कि अगर आप 18 से बिलो थे, तो हम ये मानते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि आप में उतना इंटेलिजेंस नहीं रहा होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो किसी ना किसी पर्सन ने अफेक्ट की होगी। मतलब आपने जो भी डिसीजन लिया है, आपने जो भी क्राइम किया है, कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट हुई होगी, है ना। तो वही हम आपको क्या मानते हैं कि आपने खुद ने नहीं किया, तो वहां पे हम आपको सेम पनिशमेंट नहीं देंगे। मान लो 18 से बिलो अगर कोई मर्डर करता है कोई भी पर्सन, तो वहां पे उसे सुधार गृह में भेजते हैं, बाल सुधार गृह बोलते हैं, बाल सुधार गृह में भेजते हैं। जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स उनका केस देखते हैं, उन्हें पनिश करते हैं, ठीक है। लेकिन 18 अबव अगर कोई आपका मर्डर वगैरह या ऐसा कोई क्राइम करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, हैंग टिल डेथ, या तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, या क्या होता है, हैंग्ड टिल डेथ, फांसी हो जाती है ना। तो अब देखो यहाँ पे डिफर हो रही है, दोनों लोगों के लिए सजा जो है वो डिफर हो रही है। तो वो आपका अथॉरिटी किस में मिलती है, वो मिलती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उस पर इफेक्ट आपका पनिशमेंट का उतना ही होगा, उसे कम पनिशमेंट भी मिलेगी, तो भी वो उसके मेंटल स्टेटस के लिए ज्यादा ही होगी, है ना। तो ये समझ में आया आपका आर्टिकल 14, दो कंसेप्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, चलो आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया सर, आर्टिकल 15 में बोला है 5 चीजें। क्या 5 चीजें हैं सर, यहाँ पे 5 चीजें बोली गई हैं सर। आर, ये याद रखना निमोनिक, है ना, निमोनिक याद रखेंगे, क्या निमोनिक याद रखना है हमें, आर, आर सी एस पी। सर आर आर सी एस पी क्या है, आर से क्या है, रेस दे रखा है, आर से क्या दे रखा है, रेस। अगले आर से क्या दे रखा है, रिलीजन दे रखा है सर। सी से क्या है, कास्ट है ना। एस से क्या है, जेंडर है या सेक्स है ना, मेल फीमेल। और आपका पी से क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ है। तो ऐसा बोला गया आर्टिकल 15 में कि सर आप इन 5 बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। प्रोहिबिशन है, किसका प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, यहां पे ओनली बी लिख लेना, है ना। केवल इन 5 चीजों के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार जो है, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिस लॉ में इस 5 चीजों पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो। और अगर वो ऐसा लॉ बना देती है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू करके उसे खत्म भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि आपका इन 5 बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, सर आपने बोला जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, आपने क्या बोला कि सर जेंडर के बेसिस पे जो है ना वो कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो सर मेट्रो में फीमेल्स के लिए आपका पहला डब्बा रिजर्व है, पहला कोच जो है मेट्रो का वो रिजर्व है फीमेल्स के लिए। आप बोल रहे हो सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहां तो आपने उन्हें प्रेफरेंस दे दी, प्रेफरेंस दे दी मतलब आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। या फिर आपका बोला जाए जो आपका हरियाणा है ना, हरियाणा ने 75% जो जॉब हैं वो रिजर्व कर दिए किसके लिए, हरियाणा के रेजिडेंट के लिए। हरियाणा के जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, हरियाणा ने 75% उनके लिए आपका रिजर्व कर दिया जॉब। सर आप तो बोल रहे थे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हरियाणा ने तो आपका डिस्क्रिमिनेट कर दिया, उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया 75% आपने रेजिडेंट के लिए, है ना। या फिर मेट्रो में आपका पहला कोच जो है वो वुमेन्स के लिए आपका रिजर्व होता है, सर ये तो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं बेटा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, दोनों चीजों को समझेंगे। हरियाणा वाले केस में क्या है, हरियाणा ने अगर जॉब रिजर्व किए हैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए किए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए नहीं किए। आपसे हरियाणा में ऐसा नहीं बोला गया कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हो तो आप हरियाणा में जाके जॉब नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर आप हरियाणा का ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट होता है अगर वो आप एक्वायर कर लेते हो तो आप वहां पे कर सकते हो, तो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, लेकिन रेजिडेंट के बेसिस पे किया जा सकता है। ये चीज लीगल है क्योंकि मैंने यहाँ पे ओनली लिखाया था ना कि उन बेसिस पे कर सकते हो, तो वहां पे आपका वो रिजर्व कर दिए, तो ये चीज आपका गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज आपका सही है। ठीक है। अब सर आता है कि आपने विमेंस के लिए आपने रिजर्व कर दिया, विमेंस को आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, फीस नहीं देनी होती है, ऐसा क्यों, विमेंस के लिए कई जगह कट ऑफ कम चली जाती है, सर ऐसा क्यों। सर यहाँ पे आर्टिकल 15 जो है ना, आर्टिकल 15 का पार्ट 3, याद रखेंगे आर्टिकल 15 का पार्ट 3 ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट वीकर सेक्शन के लिए, विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर कोई लॉ बनाता है तो वो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। ऐसा किस में बोला गया, आर्टिकल 15 के पार्ट 3 में। समझ में आया, तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, तो आप रिजर्व कर सकते हो सीटें विमेंस के लिए, इसमें कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां तक 2 आर्टिकल देखे। चलो अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अब अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सर सरकारी नौकरियां जो होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी मतलब, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी रेस से बिलोंग करते हो, रिलीजन से, किसी से भी आप बिलोंग करते हो, आप सभी लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर सकते हो। आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे बोल दिया जाए कि सर आप तो XYZ सिटी से बिलोंग करते हो, आप सीयूईटी का पेपर नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप XYZ स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसी कोई भी चीज आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखो प्राइवेट के लिए नहीं बोला गया है, दोनों में डिफर है, दोनों याद रखना कि प्राइवेट के लिए नहीं बोला गया है, आपके किसके लिए बोला गया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये सरकारी नौकरियों के लिए बोला गया है, प्राइवेट जॉब्स के लिए नहीं बोला गया है। तो अगर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, है ना। तो सर आपने तो बोला कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो सर ये SC ST के लिए रिजर्वेशन क्यों होता है या OBC के लिए रिजर्वेशन क्यों होता है। तो बेटा फिर वही आएंगे, आपका 16 जो है आर्टिकल 16 उसका पार्ट 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 के पार्ट 4 में बोला गया कि आप कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हो शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर आप रिजर्व करते हो तो वो आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है। अब ये सर रिजर्वेशन क्या सही है या गलत है ना, एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, हम कभी इसे और डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे थोड़ा सा समझना। अगर मैं बोलूँ मेरी हाइट 6 फुट है और वहीं मेरे बराबर में एक लड़का खड़ा हो जिसकी हाइट जो है वो 4 फुट हो, 5 फुट हो, है ना, और दोनों में हम कंपटीशन करवाएं कि कौन ये सीलिंग है उसे टच कर लेगा। मेरी हाइट 6 फुट है, मैंने हाथ ऊपर किया, सीलिंग टच हो गई, है ना, मेरी हाइट ज्यादा है ना, मैंने हाथ ऊपर किया, टच हो गई, बहुत आराम से हो गई, क्या मुझे एफर्ट देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। वहीं एक नेचुरल पर्सन है जिसकी हाइट जो है वो 4 फुट है, अब वो 4 फुट है, उसे सीलिंग को टच करने के लिए उसे जंप करना पड़ेगा, है ना, मतलब उसे ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो वहां पे उसका एफर्ट मेरे से ज्यादा है फिर भी वो अचीव नहीं कर पा रहा, और मेरा एफर्ट कम है फिर भी मैं अचीव कर पा रहा हूं। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल फैक्टर आ गया, वो फैक्टर क्या था, हाइट। तो वही फैक्टर हम कंसीडर करते हैं आपका रिजर्वेशन में, है ना, कि कुछ लोग जो आपका पहले से एजुकेशन में नहीं थे, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब वो फर्स्ट टाइम कोई चीज शुरू करेंगे तो वो उन लोगों से compete नहीं कर सकते जो पहले से चीजें करते आ रहे हैं। एक्स वाई जेड और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो बोला जाए मैं बहुत पहले से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, आपने अभी खेलना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है आप मेरे को compete उतनी जल्दी नहीं कर सकते, आप compete करोगे, टाइम लगेगा, है ना। मैं यहाँ पे आपको ये पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, क्या आप मुझे compete कर पाओगे उस सब्जेक्ट में जो आप पहली बार पढ़ रहे हो और मैं बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूँ? तो नहीं हो सकता कंपटीशन। इस वजह से आपका ये रिजर्वेशन जो है वो शुरू किया गया। बाकी रिजर्वेशन सही है गलत है ना, एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, हम यहाँ पे उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस ये जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया था जिसकी वजह से रिजर्वेशन आपका इंक्लूड किया गया था, वो कंसेप्ट हमने समझने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या है, अगला आपका आर्टिकल 17। अगला आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि सर अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, हम क्या करेंगे, अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे, है ना। हम अनटचेबिलिटी आपके इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं रहेगी, मतलब जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तब अनटचेबल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये अनटचेबिलिटी होती क्या थी बेटा, बहुत ढंग से बहुत आराम से समझेंगे। अनटचेबिलिटी में आपका कंडीशन क्या होती थी, मान लीजिए आपका कोई भी पर्सन है, उसे कोई स्किन डिजीज हो जाए, है ना, या तो उसे स्किन डिजीज हो जाएगा तो लोग उसे टच करने से बचेंगे, है ना, लोग अवॉइड करेंगे कि यार अगर हमने उसे टच किया तो हो सकता है हमें भी वो डिजीज हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग जो है ना अवॉइड कर रहे हैं, है ना, लोग अवॉइड कर रहे हैं उसे टच करना, तो वो क्या हो गया, आपका अनटचेबल हो गया। कुछ कास्ट ऐसे हुआ करते थे जो कास्ट आपके मिनिमल वर्क किया करते थे, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग आपने सुना होगा, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हुआ करते थे, अब जाहिर सी बात है कि वो आपके कुछ मिनिमल वर्क कर रहे हैं, तो लोग हाइजीन की वजह से उन्हें टच करने से बचते थे। लोगों को लगता था कि भाई अगर वो काम कर रहे हैं तो वो हाइजीनिक नहीं होंगे, और अगर हम हाइजीनिक लोग नहीं होंगे उसे हम टच करेंगे तो हमारे स्किन पे या हम भी बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, इस वजह से लोग उन्हें टच करने से बचते थे। तो वही चीज़ क्या थी आपकी अनटचेबिलिटी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कोविड के टाइम पे बेटा कोई किसी को टच नहीं कर रहा था, जब कोविड चल रहा था ना, आपने देखा था ना, अरे लोग यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे छोड़ो, लोग अपने खुद के भाई बहन को भी टच नहीं कर रहे थे अगर किसी को कोविड था, और वो अगर आपका रियल ब्लड में रिलेशन में भी है तो भी आप उसे टच करने से बच रहे थे। वही चीज़ अनटचेबिलिटी है, कि अनटचेबिलिटी क्यों चल रही थी, क्योंकि हमें लगता था कि हम सामने वाले को टच करेंगे तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकता है, तो हम बचने की कोशिश कर रहे थे ना कोविड में। सेम चीज़ आपका पहले एग्जिस्ट करती थी किसी रीजंस की वजह से, तो वो क्या था आपका अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि हम अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे। अब सर अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये तो आपने हमें समझा दिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं दे रखी है। सर जब डेफिनेशन नहीं दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ही नहीं अनटचेबिलिटी क्या होता है, तो हम खत्म कैसे करेंगे, कैसे हम खत्म कर सकते हैं उस चीज को जो हमें पता ही नहीं है ना। ये तो आपने ही तो बोल दिया, बट जब तक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करेगा तब तक हम उसे खत्म कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पे समझना, अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन तो नहीं दे रखी, लेकिन 1955 में जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम क्या था, सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट 1955। और ये सिविल राइट एक्ट क्या बोलता है कि जितने भी आपके इंडियन सिटीजन हैं उन सभी को सिविल राइट होंगे। सिविल राइट जैसे अगर आपको किसी पार्क में जाना है, आपको सिविल राइट है, आप किसी भी पार्क में जा सकते हो, आपको रेस रिलीजन कास्ट जेंडर किसी के बेसिस पे आपको पार्क में जाने से मना नहीं किया जा सकता। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है आप जा सकते हो, आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, आपको गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन है बस है रेल है वो यूज करना है आप कर सकते हो, आपको उन सारी चीजों की वजह से मना नहीं किया जाएगा, है ना। ये क्या है आपका सिविल राइट है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सभी लोगों को ये राइट है कि वो ऐसी चीजों को यूज कर सकते हैं, सब में, चाहे वो अनटचेबल हो, चाहे किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी रेस से बिलोंग करते हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी को राइट है। एक कॉमन एग्जाम्पल जो यहाँ से उठा था सिविल राइट एक्ट आपका, उससे आपने सबरीमाला टेम्पल में सुना होगा कि सबरीमाला टेम्पल्स में आपका प्यूबिक वेमेंस जो थी वो अलाउड नहीं थी। अगर पूछा जाए कि वहाँ कौन सा लॉ है जो ऑथराइज कर रहा था कि प्यूबिक वेमेंस या सभी लोग जा सकते हैं, तो सर सिविल राइट एक्ट था जो बोलता है कि सभी लोग जा सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आई ना, सिविल राइट एक्ट क्या बोल रहा है, सभी लोगों को ऐसी जगह पे पावर है। तो वो अनटचेबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी किससे, सिविल राइट एक्ट से। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, इस वजह से आप हमारी कोचिंग में आके पढ़ नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप पर्टिकुलर कास्ट या आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, इस वजह से आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते, एक्स वाई जेड इस तरीके की चीजें। तो जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहां पे सभी लोग जा सकते हैं। ये किस में आएगा आपका 17 में। ठीक है, चलो। अब आर्टिकल 18 में आएगा, टाइटल्स खत्म होंगे, है ना। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टाइटल्स दिए थे, है ना। जैसे टाइटल था आपका नाइटहुड का था, जैसे टाइटल था केसर ए हिंद, गांधी जी को टाइटल दिया था केसर ए हिंद का। टाइटल हुआ करते थे दीवान साहब, दीवान साहब। इस तरीके से बहुत सारे टाइटल्स है जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे, है ना। तो यहां पे हमने क्या बोला, सर ऐसे जितने भी टाइटल होंगे जो ब्रिटिशर्स ने या किसी दूसरे कंट्री ने दिए हैं, वो सारे टाइटल्स क्या होंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा, सारे टाइटल ऐसे जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जितने भी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट ने, फॉरेन कंट्री ने दिए हैं, वो सारे टाइटल आपके खत्म हो जाएंगे। वो टाइटल आपके लीगल नहीं रहेंगे। सर कोई भी टाइटल लीगल नहीं रहेगा क्या? सर हमने तो देखा है बहुत सारे लोग क्या है, डॉक्टर लगाते हैं, है ना। टाइटल क्या होता है, जो हम नाम से पहले लगाते हैं। तो सर हमने देखा है बहुत सारे लोग डॉक्टर लगाते हैं, क्या ये नहीं चलेगा? बेटा ये टाइटल आपका चलेगा, है ना। आपने देखा है कि कर्नल होता है ना, कर्नल होता है। या जैसे भी ऐसे कोई टाइटल हैं जो आपको एजुकेशन से मिले हैं, या ऐसा कोई टाइटल जो आपको आर्मी की तरफ से मिला है, वो टाइटल कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा कोई फॉरेन टाइटल्स जो थे, फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले जो टाइटल्स थे, वो सारे टाइटल क्या होंगे आपके, खत्म हो जाएंगे। एजुकेशन वाला, आर्मी वाला जो टाइटल है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, वो टाइटल आपके खत्म नहीं होंगे। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, कि आपके एजुकेशन वाले टाइटल चलेंगे, आर्मी वाले टाइटल चलेंगे, बाकी सारे टाइटल जो हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये आपको आर्टिकल 19 18 समझ में आया। अब अगला आर्टिकल देखते हैं हम। अब अगला देखते हैं आपका पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ठीक है, अगला फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो आएंगे, वो किस में आएंगे, अगले फंडामेंटल राइट में। क्या है अगला फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम, है ना। राइट टू फ्रीडम जो है वो आपका अगला फंडामेंटल राइट है। तो हम इसमें भी आपके आर्टिकल वाइज देखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 के आपके कई सारे पार्ट हैं, है ना। उन पार्ट्स को समझते जाएंगे, और जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा ना, जैसे बताऊंगा वैसे याद करने की कोशिश करना, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का पार्ट 1 जो है ना, वो ये बोलता है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो। आप अपने अपनी जो चीजें हैं उन्हें जिस तरीके से चाहो वैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। सर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सर हम बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। सर हम किसी भी चीज को लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। लिख कर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है, हम किसी भी चीज को लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम किसी भी चीज को सिंबल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंबल होते हैं ना, डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। हम चीज़ों को ड्रॉ करके, पेंटिंग करके, या आपका और किसी तरीके से आपका हम एक्सप्रेस कर, मतलब एक्स वाई जेड जो भी आपके तरीके होंगे ना, आपको जैसे एक्सप्रेस करना है आप करो, बोल कर करो, लिख कर करो, पैम्फलेट बनाओ, आप वो बना दो, जो आप चाहो वैसे चाहो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको फ्रीडम है ना। तो आर्टिकल 19 का पार्ट 1 क्या बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक चीज और समझना, सर क्या मुझे कंपल्शन है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा? अगर मैं चाहता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी, क्या मैं चुप रहना चाहता हूं, तो सर क्या मुझे राइट टू साइलेंट है? हाँ सर, आपको राइट टू साइलेंट है, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आर्टिकल 19 का ही पार्ट है क्या, राइट टू साइलेंट। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि सर आपको बोलना ही पड़ेगा, मेरी मर्जी है, मैं नहीं बोलना चाहता, तो वो किस में आएगा, आपका राइट टू साइलेंट में। ठीक है, या फिर आपका आर्टिकल 19 के पार्ट 1 को ही एक चीज और याद रखेंगे, आपका प्रेस का फ्रीडम जो होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस मीडिया होता है ना, मीडिया,
मीडिया को जो फ्रीडम है, मीडिया आपका चीजें एक्सप्रेस करता है ना, तो मीडिया को जो फ्रीडम दे रखा है वो भी किसका पार्ट है? आपका आर्टिकल 19 के पार्ट 1 का, एक्सप्रेशन का ही है कि आप चाहो तो आप चीजों को जैसे चाहो वैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उसमें मीडिया चैनल्स भी आते हैं, जो सोशल मीडिया है वो सारी चीजें आपका किस में आएंगी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में। ठीक है, समझ में आया पार्ट 1? ठीक है, चलो अब बेटा अगर आप इतना समझना, अगर आप सही हो, अगर आप पागल नहीं हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो और लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, है ना, तो आपका क्या होगा? कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी बातें सुनने लगेंगे, सुनेंगे तो जाहिर सी बातें इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगला पार्ट क्या बोलता है? आर्टिकल 19 का पार्ट 2 क्या बोलता है? राइट टू असेंबल। आप असेंबल हो सकते हो, आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स। पीसफुली असेंबल हो गया, आप कोई आर्म्स के साथ नहीं हो गया। आप ऐसा नहीं है आप दंगे करने के लिए असेंबल हो रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हो, तो वैसे आप इकट्ठे नहीं हो सकते। पीसफुली आप चाहो तो आप असेंबल हो सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। जैसे यहाँ हम क्लास में आ रहे हैं ना, क्लास में आ रहे हैं हम सारे लोग असेंबल हो रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो लोग असेंबल हो रहे हैं। तो क्या आप असेंबल हो सकते हो? क्या ये आपका राइट है? हाँ सर, आर्टिकल 19 में दे रखा है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप वो सुन सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो, है ना। देखा है बहुत सारी जगह लोग असेंबल होते हैं, तो असेंबल हो सकते हो। लेकिन देखो सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि असेंबल हो गया आपने जाम कर दिया, जाम लगा दिया, तो वो नहीं, आपका जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। तो आप सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हुए असेंबल हो सकते हो, उसमें आपको कोई भी लीगल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, आप लीगली ऑथराइज हो उस सारी चीज़ के लिए। सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, आप चीज़ों को ख़राब नहीं कर रहे हो, आप वेपन्स के साथ असेंबल नहीं हो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, वेपन्स के साथ असेंबल नहीं हो रहे हो, तो आप हो सकते हो इकट्ठे। ठीक है, तो पहले में आप कुछ बोलोगे, दूसरे में क्या होगा? आप कुछ बोलोगे तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, तो वो सुनेंगे आपकी बातें, है ना। और मान लो किसी को आपकी बातें बहुत पसंद आती हैं, या क्या होता है आपकी जो असेंबली धीमे धीमे बढ़ती जाती है, तो आप क्या कर लेते हो? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हो, है ना। आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हो। तो राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, यूनियंस हो गए, इस तरीके की जो चीजें बनानी है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, वो चीजें आपको किस में आएंगी? पार्ट 3 में। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं होगा, कि कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। लेकिन फिर वही रिस्ट्रिक्शन आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो नेशन को हर्ट करे, नेशन की यूनिटी इंटीग्रिटी को ब्रेक करे, या आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका होता है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते कि आप बोलो सर हमें तो राइट दे रखा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना जो देश को नुकसान करे, है ना। तो आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगे, बाकी आपको अथॉरिटी है कि आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ठीक है, चलो अब जब बेटा आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई जगह जाएगा, है ना। या फिर हमसे पूछा जाए भाई मुझे जो है कश्मीर जाना है, मुझे जो है अंडमान निकोबार जाना है, सर क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ सर आप बिल्कुल जा सकते हो। आर्टिकल 19 का पार्ट 4 क्या बोलता है? कि आप विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरीज में आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपको मना नहीं होगा, है ना। तो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आप फ्रीली जा सकते हो किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो इंडिया की टेरिटरी में आप फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई आपको वहां जाने से मना नहीं कर सकता। बट सर ऐसा है हम तो लद्दाख जाते हैं, सर लद्दाख के लिए तो हमें परमिट लेना पड़ता है। तो आप तो बोल रहे हो यहाँ फ्रीली जा सकते हो, तो सर हमने ऐसा थोड़ी ना बोला कि आप बिना परमिट के जा सकते हो। हमने ऐसा बोला कि आपको इंडिया में कहीं पे भी जाने से रोका नहीं जाएगा। कुछ जगह ऐसी हैं जो आपका सेंसिटिव हैं, तो वहां पे आपको परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन ये सब लोगों के लिए सेम है क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, वो आपके एरियाज ऐसे हैं जो आर्मी कंट्रोल्ड हैं, तो वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है, कुछ आइलैंड ऐसे हैं अंडमान निकोबार के जहाँ पे आपको परमिशन नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन क्या है इसका, कि कुछ अंडमान में ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। क्यों परमिशन नहीं है? सर वो बहुत प्रिमिटिव हैं, वहाँ की जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी आपकी खराब हो, इस वजह से वहाँ के लिए आपने मना किया हुआ है ना। तो आप जो है कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आप नहीं जा सकते, बाकी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं पे भी जा सकते हो। अब कहीं जाओगे और सर मेरा मन किया, मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, मेरा तो मन किया मैं वहीं पे सेटल हो जाऊं,
मैं तो वहीं पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाऊं। या फिर मान लो मैं जॉब करने आपका कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, मान लो मेरी जॉब जो है वो आपका साउथ इंडिया में लगी और मैं हूं आपका नॉर्थ इंडिया से, तो सर क्या मैं नॉर्थ इंडिया वाला पर्सन क्या साउथ इंडिया में सेटल हो सकता हूं? क्या मैं वहां पे एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह सकता हूं? सर आप बिल्कुल रह सकते हो, है ना। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रिजाइड कर सकते हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह सकते हो, आपको आर्टिकल 19 जो है वो ऑथराइज करता है। ठीक है, चलो। और अगला क्या होगा, आप कोई भी प्रोफेशन जो है वो होल्ड कर सकते हो, कोई भी बिजनेस जो है लाइवलीहुड के लिए आप कोई भी चीज जो है वो आप कर सकते हो, है ना। फ्रीडम टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन होल्ड कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन याद रखेंगे, आप प्रोफेशन तो कोई भी होल्ड कर सकते हो, है ना। लेकिन सर ऐसा बोलोगे सर क्या हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, तो सर हम क्या करते हैं, हम टेररिस्ट बन जाते हैं, हम टेररिस्ट बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम रॉबरी करना शुरू कर देते हैं, हम क्राइम करना शुरू कर देते हैं। ये भी तो एक प्रोफेशन होंगे सर। नहीं बेटा, आप कोई भी प्रोफेशन होल्ड कर सकते हो, लेकिन ऐसा प्रोफेशन जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखे, जो सोशल ऑर्डर को अफेक्ट ना करे, जो चीज़ों को खराब ना करे, है ना, जो सोसाइटी के लिए गलत ना हो, जो सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोफेशन के नाम पे आपने क्या किया, सर मैं तो अब आपका क्राइम करूंगा, मैं तो रॉबरर बन गया, मैं तो अब चोरी करना शुरू करूंगा, प्रोफेशन है नहीं, वो आपका लीगल नहीं है, क्योंकि उससे सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, आप उस प्रोफेशन को होल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो ये था आपका आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 जो है ना, वो प्रोटेक्शन देता है आपको, किसमें, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में। अगर आपने कोई क्राइम किया है, तो क्राइम से रिलेटेड जो आपको कुछ राइट मिले हुए हैं वो किस में आते हैं, आपके आर्टिकल 20 में। थोड़ा सा समझना है इसे। आर्टिकल 20 में आपको तीन चीजें दे रखी हैं। पहली चीज है, सिंगल पनिशमेंट मिलेगी आपको सिंगल क्राइम के लिए, मतलब एक आपने कोई क्राइम किया उसके लिए आपको एक बार पनिश किया जा सकता है। दूसरा क्या है, जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो एट द टाइम ऑफ क्राइम जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। और तीसरा क्या है, आपको आपको अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, है ना। आपको आपके खिलाफ एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। एविडेंस सर्च करना पुलिस का काम है, वो आपके जितने भी सीबीआई वगैरह पुलिस हैं वो करेंगी, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपने अगेंस्ट एविडेंस दो। ठीक है, हाँ, लेकिन आप ब्लड स्पेसिमेन के लिए मना नहीं कर सकते, आपको सिग्नेचर देने पड़ेंगे, बॉडी एक्सपोजर कंपलसरी है, और आपको ब्लड देना पड़ेगा सैंपल के लिए, ब्लड स्पेसिमेन आपको जांच के लिए देना पड़ेगा। तो आप सिग्नेचर के लिए मना नहीं कर सकते, है ना, ब्लड के लिए मना नहीं कर सकते, फिजिकल टेस्ट आपको करवाना ही पड़ेगा और सिग्नेचर आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ों के लिए आप मना नहीं कर सकते, बाकी किसी एविडेंस के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, ये दोनों चीज़ें भी समझते हैं, है ना। सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल क्राइम और पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ एट द टाइम ऑफ क्राइम। ठीक है, समझो, आपने क्राइम किया 1940, या मैं इसे ले लेता हूँ, आपने क्राइम किया 1990 में, और 1919 में आपने 1990 में जो आपने क्राइम किया था, उस टाइम किसी भी क्राइम के लिए पनिशमेंट थी आपका कितना, 5 ईयर। और उसका जो केस चल रहा था वो केस फाइनल हुआ आपका 2010 में। आफ्टर 20 ईयर जो है वो केस आपका फाइनल हुआ, और केस जब फाइनल हुआ तब उस सेम चीज के लिए पनिशमेंट जो थी वो बढ़कर हो गई आपका 7 ईयर। तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, क्या आपको पनिशमेंट 7 ईयर मिलेगी या 5 ईयर मिलेगी, है ना। तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, 5 ईयर। क्यों? क्योंकि जब आपने क्राइम किया था उस टाइम उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट थी वो पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर कोई पनिशमेंट अपडेट होती है तो वो आपको अपडेटेड पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपका क्या बोलता है, पनिशमेंट गिवन अकॉर्डिंग टू द रूल एट द टाइम ऑफ क्राइम। ठीक है, दूसरा ये क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि आपको सिंगल उसके लिए क्राइम के लिए एक बार पनिश होगा, ऐसा नहीं कि आपको एक बार पनिश कर दिया फिर आपको दोबारा से पनिश किया जाए, है ना। तो ये आपका चीजें आती हैं किसमें, आर्टिकल 20 में। ठीक है, एक आर्टिकल और समझते हैं, आपका 21। दो आर्टिकल और बचे हैं आपका, 21 और 22। 21 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको राइट टू लाइफ जो है वो आपको किस में है,
राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपका किस में है, आपको आर्टिकल 21 में, बहुत ढंग से समझते हैं, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी जो है ना वो आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। पहले मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, पोल्यूशन जो है वो कम होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट आपका देखा होगा बहुत सारे आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो हमेशा बोलता रहता है कि आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उन सारी चीज़ों के लिए आपका वो काम करता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो क्लीन वाटर देगी फॉर डेली ऑपरेशंस, डेली नीड्स के लिए। डेली नीड्स में आपका बाथिंग आती है, बाथिंग के अलावा आपके और भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको क्लीन वाटर मिलेगा, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बेटा ये नहीं बोला फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं बोला फ्री मिलेगा। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लीन वाटर देगी, फ्री देगी ऐसा नहीं बोला, है ना। तो आपका जो वाटर टैक्स है वो आपको देना पड़ता है, तो वाटर टैक्स आप दोगे बट गवर्नमेंट आपको क्लीन वाटर देगी, है ना। गवर्नमेंट की योजना भी है ना अभी, हर घर जल, है ना। तो इस तरीके से हर घर जल योजना जो है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम है, पॉलिसी है, वो किससे रिलेटेड है, आपका इससे रिलेटेड है ना। आपको राइट टू स्लीप है। बायोलॉजिकली ऐसा बोला जाता है कि आप अगर आप 48 से 72 आवर्स नहीं सोते, है ना, तो आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपका ब्रेन जो है वो आपका फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, आप मर जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको जगा के रखा जा सके, है ना। तो आपको राइट टू स्लीप है। राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी, कि मैं अपनी चीज़ें प्राइवेट रखना चाहता हूँ तो कोई मुझे कंपेल नहीं कर सकता मेरी चीज़ों को पब्लिक करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं किसी को नहीं बताना चाहता, तो आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते। अगर आप मेरी प्राइवेसी को हर्ट करोगे तो क्या होगा कि आपकी ये जो चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी, जिसकी वजह से आपकी सोशल इमेज या आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो वो आपको राइट टू प्राइवेसी है। अब देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा ढंग से समझना, प्राइवेसी जो है ना आपका ब्रीच कैसे हो रही है। प्राइवेसी ब्रीच का मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और ये प्रॉपरली ब्रीच नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप परमिशन देते हो। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो वो ऐप आपसे कई सारी परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगता है, लोकेशन की परमिशन मांगता है, आपसे गैलरी की परमिशन मांगता है, और भी कई परमिशन मांगता है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे फ़र्क ऐसा पड़ता है कि आप अमेज़ॉन पे गए, अमेज़ॉन पे जाके आपने सर्च किया क्या, शर्ट सर्च करी आपने, अमेजोन पे जाके आपने क्या किया, शर्ट को सर्च किया, है ना। अब आपने क्या किया, अमेजोन को बंद कर दिया। अब मैं चला गया गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम पे गया। अब क्रोम पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे को जो एडवर्टीजमेंट आएंगे, वो सारे एडवर्टीजमेंट किसके होंगे बेटा, शर्ट के होंगे। वो सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो शर्ट के आ रहे हैं। तो क्रोम को किसने बता दिया, गूगल को किसने बता दिया कि मैंने अमेजोन पे शर्ट सर्च करी थी, है ना। तो आपने ये चीज़ कई बार देखी होगी, आपने ये चीज़ जब आप फ़ोन चलाओगे तो आप कई बार देखोगे कि आपके पास जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो एडवर्टीजमेंट आपकी सर्च हिस्ट्री से कोई चीज़ आपकी उठाते हैं, उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आते हैं, है ना। या आपके फ़ोन में जो डाटा होता है उससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे हुआ, है ना। तो वो जो है वो आपका प्राइवेसी ब्रीच हो रही है कहीं ना कहीं। अब वो लीगली आप उसकी परमिशन दे रहे हो, या तो ऐप डाउनलोड करते टाइम पे या जैसे भी हो रही है, बट ये आपका कुछ प्राइवेसी ब्रीच के तरीके होते हैं जो आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आई, ये चीज़ें किस में है, आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में। राइट टू लाइफ में और भी चीज़ें समझना आप। राइट टू लाइफ में दे रखा है, सर मैं जो है ना मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे कंट्री को विजिट करना चाहता हूँ, क्या मुझे रोका जा सकता है, सर नहीं रोका जा सकता। क्यों, क्योंकि ये राइट टू लाइफ में आता है कि मैं आपका अपनी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी जहाँ जाना चाहूँ मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है आपका कि आप फॉरेन ट्रिप जो है वो कर सकते हो, आपको उसके लिए कोई भी वो कंडीशन नहीं होगी, आपको उसके लिए वो रोका नहीं जाएगा, ठीक है। पब्लिकली आपको हैंडकफ करके नहीं घुमाया जाएगा। अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो पब्लिकली आपको हैंडकफ करके नहीं घुमाया जाएगा। ये भी किसका पार्ट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, ठीक है। या फिर आपका एक और चीज़ है, आपको पब्लिकली हैंग नहीं किया जाएगा। इंडिया में जो हैंग टिल डेथ होता है ना, जो आपको फांसी की सज़ा होती है, पब्लिकली आपको फांसी नहीं दी जाएगी। आपको फांसी के लिए अलग से आपकी जगहें बनी होती हैं, वहीं पे होगा। ऐसा नहीं है जो बोलते हैं ना बीच चौराहे पे या आपको बिल्कुल पब्लिक के सामने आपको फांसी दी जाएगी, बेटा वैसा इंडिया में नहीं होगा। कहाँ बोला गया, राइट टू लाइफ में बोला गया, है ना, कि आपको पब्लिकली हैंग
नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की और भी जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड हैं, वो किस में आएगा? आपका आर्टिकल 21 में। ठीक है, चलो एक और चीज़ बताता हूँ, बट इसका मिसयूज़ मत करना, है ना। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में ही आपको बोल रखा है कि आप जिससे चाहो उसे शादी कर सकते हो। अगर कोई पर्सन किसी रेस से, रिलीजन से, कास्ट से बिलोंग करता है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता कि आप उसे शादी नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 आपको ऑथराइज कर सकता है कि आप जिससे चाहो उसे शादी कर सकते हो, बशर्ते आपको इन्फ्लुएंस ना किया गया हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपके किस में आती है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, चलो तो ये आर्टिकल 21 समझा। आर्टिकल 22 और समझते हैं, फिर आपका क्लास जो है वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या है? आपका अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड कुछ आपको लॉज दे रखे हैं, कुछ आपको प्रोटेक्शन दे रखी हैं। किससे रिलेटेड? अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड। जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, आपको डिटेन किया जाएगा उसके लिए कुछ कंडीशन है। अब बेटा अरेस्ट और डिटेंशन में फ़र्क क्या होता है? क्या चीज़ अरेस्ट होती है और क्या चीज़ आपका डिटेंशन होती है? तो बेटा अरेस्ट में आपको लीगली जेल में डाला जाता है, आपको पुलिस स्टेशन में ले जाके आपको जेल में रखा जाता है, वो होता है आपका अरेस्ट। और डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन में आपको प्रॉपरली जेल में नहीं रखा जाएगा, प्रॉपर आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, बट आपको किसी ऐसी जगह पर बाउंड कर दिया जाएगा जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटीज को नोटिस कर पाए, तो वो होता है आपका डिटेंशन। समझ में आया दोनों में? चलो, अरेस्ट और डिटेंशन में आपको क्या क्या दे रखे हैं राइट्स? पहला राइट आपको दे रखा है कि जब भी आपको अरेस्ट या डिटेन किया जाएगा तो उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। अगर पुलिस आती है, आपको अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट का जो रीजन है वो पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया है ना। तो रीजन ऑफ अरेस्ट जो होगा वो आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। आपको पहला राइट दे रखा है। दूसरा राइट आपको क्या दे रखा है? ये जो अरेस्टेड पर्सन है वो अपॉइंट कर सकता है किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी लॉयर को अपने को डिफेंड करने के लिए। इंडिया में ये बोला जाता है कि हम जो हैं, हम अपना पार्ट या अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। अगर मुझे अरेस्ट किया हुआ है तो मैंने जो भी चीज़ें करी हैं उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, तो वो रीज़न बताना होगा, है ना। वो रीज़न मैं कम से कम बताऊं, अपने को एक्सप्रेस कर पाऊं। तो उसके लिए क्या होगा? हम किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकते हैं जो हमारी बात को रखेगा, हमारे केस से रिलेटेड। कोर्ट में जब हम जाएंगे तो हमारी बात रखेगा कौन? अगर मान लो मेरी बात सुनी ही नहीं गई तो मुझे पनिशमेंट जो मिल दे दिया गया, तो क्या वो जजमेंट सही हुआ? वो जजमेंट सही नहीं होगा। इस वजह से आपका लीगल प्रैक्टिशनर को आप अपॉइंट कर सकते हो। ये चीज़ आपको किस में बोली गई है? आर्टिकल 22 में। अगली चीज़ हम देखते हैं, अगली चीज़ क्या दे रखी है कि मैंडेटरी होगा किसी भी जज के सामने या मजिस्ट्रेट, अगर आपको अरेस्ट किया हुआ है, अगर आपको अरेस्ट किया तो विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट आपको किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, इन पर्सन आपको वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये भी आपका किस में आता है? आर्टिकल 22 में। यहाँ पे ट्रेवल टाइम इंक्लूड नहीं होगा, ट्रेवल का टाइम आप इंक्लूड नहीं करोगे, बट आपका जितना भी टाइम है ट्रेवल टाइम को छोड़ के 24 आवर में अगर आपको किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाए, वहां पे प्रेजेंट नहीं किया जाए, तो आपको पुलिस की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। लीगली आपको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपके आर्टिकल 22 का वायलेशन हो जाएगा कि अगर आपको 24 आवर से ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो आपका विमेन जो है ना। विमेन और चिल्ड्रंस को अगर आप बुलाते हो कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में, तो वो आप बिफोर सनराइज नहीं बुला सकते, आफ्टर सनसेट आप उन्हें नहीं बुला सकते। ये चीज़ भी आपका जो बोला गया है वो किस में बोला गया है? आपका आर्टिकल 22 में, है ना। और विमेन्स को विमेन पुलिस ही अरेस्ट करेगी, ये भी मेंशन किस में है? आपका आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप टॉपर्स कॉस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीयूईटी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ्स वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप देखना, हमें इंस्टा पे फॉलो कर लो। ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप अपनी सारी क्वेरीज जो हैं वो आपका रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।